गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया हैं। पढ़ाई वगैरह सबने कंटिन्यू स्टार्ट कर दी होगी। तो ऑनलाइन क्लासेस के इस इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में आप सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिरुद्ध कृष्णा, फैकल्टी मैथमेटिक्स, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लास्ट क्लास में जो है वो हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किया था, सातत्य और अवकलनीय था। उस क्लासेस में हमने पहली क्लास में जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था। सेकंड क्लास में जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक के हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज की इस थर्ड क्लास में हम लोग बुक के ही हमारे टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज पे अब हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में 2 या 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझिए, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम्स में भी बनते हैं। अक्सर देखा गया है हम लोग अगले 2-3 क्लासेस के बाद में जब कंपटीशन की कोई भी अच्छी बुक, अरिहंत या कुछ भी दूसरी बुक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स का यूज उन टेक्स्ट बुक्स में भी जो क्वेश्चन काफी सारे बने हुए होंगे वो इन क्वेश्चंस पर बेस्ड ही होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन को। जो हमने 2 क्वेश्चन तो कंटिन्यू कर लिए थे, आज की क्लास में हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक का ये एग्जांपल हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जो फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो है या नहीं। ये पूछा नहीं है, उसने ये बोला आपसे कि जो फंक्शन है वो x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब x = 0 पर फलन जो है वो संतत नहीं है। आपको इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और फंक्शन जो है वो उस सिचुएशन में आपको ये दे रखा है ना, fx = इसमें ये दे रखा है e⁻1/x ओवर 1 + e⁻1/x। तो इस सिचुएशन में देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मैंने लास्ट क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। इंपॉर्टेंट चीजों में आपको वापस थोड़ा सा याद दिलाऊं तो एक तो मैंने आपको ये बताया था e⁻∞ जो होता है ना वो हमेशा e⁻∞ जो होता है वो हमेशा इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, तो e⁻∞ पहली चीज तो ये है कि ये हमेशा इन्फिनिटी ही होगा। और दूसरी चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताई थी e⁻∞ हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो ये 2 चीजें आप यहाँ इस क्वेश्चन में यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है तो आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करनी है, सातत्य चेक करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये सातत्य x = 0 पर चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, f0 देखना होगा। यदि ये वैल्यू LHL और ये वैल्यू जो है वो RHL के यदि बराबर आ जाती है, इट मींस व्हाट, कि फंक्शन आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि f0 कितना है और जो अपना LHL है वो कितना है और RHL कितना है। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग देख लेते हैं कितना कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग f0 देखते हैं। f0 कितना होगा, f0 कितना होगा यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं f0 डायरेक्ट आपको x का वैल्यू 0 जब दे रखा होता है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू होता है। थोड़े से चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेनेवर x = 0, इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि x का वैल्यू 0 होता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू 0 ही होगा, तो f0 का वैल्यू हमारे पास 0 ही आ गया। फिर हम बात करते हैं LHL की। तो LHL कितना होगा, फार्मूला हमारे पास होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(0 - h), ये LHL का वैल्यू हो गया। f(0 - h) कितना होगा बच्चों, आप यहां से देख सकते हैं f(0 - h) का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो ऑलरेडी है। f(0 - h) जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं आपसे बार-बार पूछूंगा 0 - h क्या होता है, तो पहला आंसर आपका ये होगा सर 0 - h 0 नहीं होता। दूसरा आंसर आपका ये आना चाहिए कि 0 - h इज ऑलवेज लेस देन 0, वो 0 से कम होता है। तो 0 - h का पहला आंसर आपका क्या आएगा कि सर वो 0 नहीं होता, और 0 नहीं होता तो अपने क्वेश्चन में 0 नहीं वाली बात जो है ना वो वहां लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो क्वेश्चन में है ना वो ये डेफिनेशन यूज करनी है। आप बात समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि 0 - h का मतलब होगा 0 नहीं, है ना। आपका आंसर 0 - h और 0 + h को लेकर हमेशा यही होना चाहिए कि 0 - h इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 + h इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों ही 0 के बराबर नहीं होते।
0 माइनस एच 0 से कम आएगा और 0 प्लस एच 0 से ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जब किसी भी चीज में हम कुछ ऐड करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो हमेशा उस नंबर से बढ़ के ही आएगा। तो 0 माइनस एच का मतलब 0 नहीं, और 0 नहीं तो हमें ये डेफिनेशन काम में लेनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम 0 माइनस एच उसमें रख देते हैं x की जगह। तो 1 अपॉन 0 माइनस एच ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। अब आप h की जगह जैसे ही 0 रखते हैं तो बच्चों यहाँ क्या बन रहा है आप ध्यान से देखिए। h की जगह 0 रखते हैं ना, तो ये देखो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, और बाहर माइनस का जो है वो चिन्ह लगा हुआ है। इट मींस व्हाट, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और 1 प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। और जैसा आपने मैंने शुरुआत में आपको बताया कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 ही होता है, और अपॉन में 1 प्लस 0। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। इसका मतलब LHL हमारे पास कितना आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है वो RHL निकाल लेते हैं। RHL कितना आ जाएगा, RHL is equals to limit s tending to 0. First of all, we will try to use the formula, and this is 0 plus h. Okay, so this is 0 plus h. So 0 plus h यदि हम पुट कर देते हैं, so limit h is approaching to 0, and here 0 plus h is nothing just greater than 0. Okay, 0 plus h का मतलब कितना हो जाएगा 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा इट मींस पहला आंसर आपका वही होगा ना। 0 plus h क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूं तो आप ये बोलेंगे कि सर ये 0 तो नहीं होगा, और कुछ भी आए भले 0 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 0 plus h 0 नहीं है, तो डेफिनेशन तो यही वाली वापस यूज होनी है इस बार भी। लेकिन चेंज क्या होगा, इसमें तो 0 minus h रखा था और इसमें 0 plus h रख देंगे वहां पर। कितना हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन h ओवर 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h। ठीक है, जहां जहां x है वहां आपने 0 रख दिया, सॉरी 1 अपॉन h रख दिया, तो ये सिचुएशन कुछ आपके पास बनने वाली है। ठीक है, तो अब यहां पे अपन क्या करते हैं कि जैसे ही h की जगह 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी। सबको समझ में आ रहा है ना, h की जगह 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो 1 प्लस e टू द पावर इन्फिनिटी। तो e टू द पावर इन्फिनिटी ये हो गया, और e टू द पावर इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी है, और ठीक ऐसे आप देखेंगे कि ये 1 प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो इस लिमिट को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि ये लिमिट सॉल्व हो ही नहीं रही। क्यों सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो इन्फिनिटी ऊपर आ रहा है और इन्फिनिटी नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब इस लिमिट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें तो इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इसका RHL कितना आता है। ठीक है, तो इसको अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा यहीं से जो है वो ये बोर्ड यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये तो बहुत इजी था, आप सबने नोट कर लिया होगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ ग्रीन लगा देता हूँ कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। तो क्लास 11th में हमने सीखा था जब भी किसी लिमिट को सॉल्व करते हुए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, इट मींस उसको हमें हटाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस स्टेप से वापस से हमें इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व करना है, मैं RHL ही सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या करना है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये एज इट इज है, और आप देख रहे हैं e टू द पावर 1 अपॉन h ये भी है यहाँ पे, और 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h। ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है, तो मैंने क्लास 11th में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा तो आपको उस फैक्टर को कॉमन लेना है जिसकी वजह से इन्फिनिटी बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे इन्फिनिटी किसकी वजह से बन रहा है कि इन्फिनिटी बन रहा है इस फैक्टर की वजह से। ठीक है, और नीचे इन्फिनिटी किस वजह से बन रहा है, मैंने हर चीज लिख के बताई है ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि कौन से फैक्टर को कॉमन लेना है। आपने देखा ये इन्फिनिटी किस वजह से बना, इस वजह से, ये इन्फिनिटी किस वजह से बना, इसकी वजह से। इसका मतलब जब भी मैथ्स में 11th 12th में आप जब लिमिट की बात करते हो और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, तो हमेशा आपको उस फैक्टर को कॉमन लेना होता है which is causing infinity, जो कि इन्फिनिटी क्रिएट कर रहा है उसको कॉमन लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक the common factor as e to the power 1 upon h, and here we should take the common factor as e to the power 1 upon h. So here we are doing this process, limit h tending to 0, and this is e to the power 1 over h,
और यहाँ मैं e टू द पावर 1 ओवर h कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 e टू द पावर 1 ओवर h प्लस में 1। तो आप देख रहे हैं ये प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। जैसे ये फैक्टर कैंसिल होता है फिर से आप वही करेंगे जो यहाँ किया था हम लोगों ने। हमने यहाँ क्या किया था, h की जगह 0 रखा था, तो इसमें भी रख के देखते हैं कितना बनता है। तो ये कितना बनेगा, ऊपर तो 1 ही बच गया यहाँ पे और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, e टू द पावर इंफिनिटी प्लस 1। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 1 तो यहाँ एज इट इज है और ये 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी और प्लस में 1। आपको पता है कि 1 अपॉन इंफिनिटी पेज के ऊपर मार्जिन पे लिख के रखना 1 अपॉन इंफिनिटी ऑलवेज 0 होता है। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 होते ही कितना हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ ये रब कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा इसको, ठीक है। तो हमारे पास जो इस लिमिट का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1 ओवर 0 प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हैं, इस लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस लिमिट का ये वैल्यू तो आया था 0, इस क्वेश्चन में ये वैल्यू तो कितना आया था, ये वैल्यू तो हमने देखा था 0 आया था और LHL भी 0 आया था और RHL जो है ना वो इसका कितना आ गया 1 आ गया। इट मींस व्हाट कि ये फंक्शन जो है तीनों चीजें बराबर नहीं है, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, या ये जो फलन दिया हुआ है हमें वो x 0 पर संतत नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार आप वापस से इसको दोबारा देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, कहीं कोई डाउट आए आपको तो जरूर मैं दोबारा भी अगली क्लासेस में समझाऊंगा। वैसे हम लोग आगे की क्लासेस में और ऐसे खूब सारे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगा, बट फिर भी आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, मैं मानता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो था हमारा क्वेश्चन वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमने डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते रहिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, जैसे इस क्लासेस ओपन होगी हमारी उसके बाद में बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये तो मैं ऑलरेडी यही समझा देता हूँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, इसको तो यही देख लेते हैं, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आपको fx दे रखा है और x 2 पर इसकी कंटिन्यूटी देखनी है, 2 पर कंटिन्यूटी देखनी है, तो ये दो चीज काम में आने वाली है, इसका तो यूज ही नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो 2 पर कंटिन्यूटी देखनी है, तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि 2 पर बात करना है तो f2 का वैल्यू LHL के RHL के होना चाहिए। ये हमने यहाँ से चीज नोट कर ली, ठीक है। f2 का वैल्यू इसके इक्वल होगा। इट मींस व्हाट कि हमें f2 निकालना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा और RHL निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, f2 का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ f2। f2 कितना हो जाएगा यहाँ से, f2 का मतलब x का वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और 2 के बराबर यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए आप, जिसके पास बुक नहीं है प्लीज आप बुक खोलिए और बुक में इस एग्जांपल पे पहुंच जाइए, है ना, बुक से ही क्लियर होगा। यहाँ किसी को नहीं दिख रहा है तो बुक को आप यूज करें। तो x 2 यहाँ लिखा हुआ है तो x की जगह 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 का क्यूब अपॉन में 4, तो 8/4 f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली हम LHL निकालना है तो देखते हैं LHL कितना आता है। तो आप देखिए LHL कितना हो जाएगा, LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो गया f2 h। 2 h का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2 से लेस। आपस में आपसे वही पूछ रहा हूं कि 2 h कितना होगा। 2 h इज नॉट इक्वल्स टू 2, वो 2 नहीं होगा, आपका यहां से ये आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो यहां से आप देखिए तो ये 2 h कर दिया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 h का मतलब 2 नहीं, और 2 नहीं, और मैं कुछ और बताओ 2 h के बारे में, तो आप ये बोलेंगे 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो भी 2 से कम ही आएगा, और 2 से कम ये तो बोलता है 2 से ज्यादा, तो 2 से कम वाला केस ये, तो इसमें x यूज करना है। तो यहाँ x तो है नहीं, 2 h है, तो इसकी जगह 2 h यूज कर लेते हैं। अब h की जगह जैसे ही 0 रख दिया तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं LHL और f2 अभी तक तो बराबर है। अब हमें एक RHL और निकाल लेते हैं, तो RHL कितना हो जाएगा, RHL इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये क्वेश्चन मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, अलग से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 h हो गया। 2 h का मतलब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 2 h, देन योर आंसर विल बी 2 h इज नॉट इक्वल्स टू 2,
2 प्लस एच इज ग्रेटर देन 2 क्योंकि 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा क्या होगा। ये तो देखिए x लेस देन 2 है और ये क्या बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 2, तो इसमें x की जगह आप ये पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस एच का क्यूब और अपॉन में 4 हो जाएगा। अब h की जगह जैसे 0 रिप्लेस करते हैं तो वापस से आंसर कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपके पास LHL भी 2 आया था, ठीक है, और आपने देखा कि आपके पास F2 भी 2 आ गया और ये वाला वैल्यू भी कितना आ गया 2 आ गया, तो तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है हमारा fx वो संतत होगा x इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 4 है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अलग से समझ लेते हैं, आज का ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना जरूरी है। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कर लिया। इसका दूसरा क्वेश्चन एक आज का एक बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जो लोग क्लास 12 वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बाय चांस कोई भी देख रहा है तो वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, काफी यूजफुल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है आपको, क्या क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है, सबसे पहले तो आपको ये गिवन है कि एक fx कोई फंक्शन है, वो x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है ना, ध्यान से देखना इसको, x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इस बार कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको जो है वो इस फंक्शन में ये मानकर चलना है कि x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो f0 LHL RHL ये बराबर होंगे, पक्का बराबर होंगे, नो नीड टू चेक दीस थ्री वैल्यूज, ठीक है। आपको इन वैल्यूज को चेक नहीं करना है, इस बार क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों चीजें बराबर आएंगी, तो ये पक्का बराबर होंगी, इसको चेक नहीं करना आपको, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो अपन एक काम करते हैं, या तो f0 निकाल लेते हैं या फिर LHL निकाल लेते हैं या RHL निकाल लेते हैं, कोई दो चीज निकाल के इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो c का वैल्यू आ जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, आसान तो f0 रहता है और LHL RHL में आपको जो सुटेबल लगे ना वो आप कर सकते हैं। मैं RHL मेरे को थोड़ा इजी लगता है तो मैं RHL निकाल लेता हूं, मैं दो चीज यहां निकालने वाला हूं और यही पुट कर दूंगा और c का वैल्यू निकालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो f0 को इसके नीचे यही निकाल लेते हैं। f0 कितना हो जाएगा बताइए, f0 कितना होगा, f0 का क्या मतलब हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट 0, फंक्शन का वो मान जो x इक्वल्स टू 0 पर प्राप्त होता है। तो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन का क्या मान प्राप्त होता है 1/2, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 इज 1/2। तो ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। दो फार्मूले और चाहिए होंगे यहां पे मेरे को, वो भी मैं पहले से यहां मेंशन कर देता हूं, वैसे हमने क्लास 11 में बहुत जगह यूज किया है। एक तो 1 cos 2 थीटा का फार्मूला आप याद रखना, इस क्वेश्चन में यूज होगा और लिमिट में बहुत जगह यूज होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। एक आप लोग ये याद रखेंगे sin 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, बहुत लोगों को याद होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये दो फार्मूले हमें यहाँ चाहिए होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है कि ये 2 थीटा है ना, इसका हाफ यहाँ लगता है थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो इसका हाफ थीटा यहाँ और इसी का हाफ थीटा यहाँ, ये आधा आधा एंगल लगता है। यहाँ जैसे मैंने क्लास में बता रखा है यहाँ 40 होता है, तो इसका मतलब आप यहाँ 20 यूज करोगे और बाई चांस यहाँ 60 होता है तो यहाँ 30 आता है, यहाँ थीटा होता है तो यहाँ थीटा/2 होता है, मतलब हाफ कर देना होता है आपको एंगल को। चलिए शुरू करते हैं RHL से, तो ध्यान से थोड़ा सा समझना। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ RHL, और RHL का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला कितना हो जाएगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0 और f 0 प्लस h, ठीक है। ये RHL का फॉर्मूला होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 प्लस h कितना हो गया
0 प्लस एच मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूँ व्हाट इज 0 प्लस एच, तो माइंड में फिट हो जाना चाहिए 0 प्लस एच इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट इज बेसिकली ग्रेटर देन 0। 0 प्लस एच कभी 0 नहीं होता, वो 0 से ज्यादा होगा, तो 0 नहीं होगा तो ये डेफिनेशन यूज होगी। तो इसमें x की जगह आप 0 प्लस एच यूज कर रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस c ऑफ h अपॉन में यहाँ भी h यूज कर लेते हैं और sin h, तो 0 प्लस h तो h हो गया ना। तो कुल मिला के बात ये है कि जहाँ x है ना वहाँ आप h ही रख दो, 0 प्लस h तो h ही होता है, तो h रख दीजिए, तो ये सिचुएशन बनेगी। अब आप देखें कि अंश में न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा होगा। मैंने अभी आपको समझाया कि जो एंगल यहाँ होता है ना उसका हाफ लगा दो, इट मींस व्हाट, आपको ch दे रखा है ना, तो आप ch का हाफ यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो ch का हाफ यदि यहाँ पे अपन यूज करें तो देखिए क्या बनता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये बन जाएगा 1 माइनस cos ch। सो 1 माइनस cos ch कितना हो गया, 1 माइनस cos ch इज नथिंग जस्ट 2 sin स्क्वायर, याद है ना वो फॉर्मूला लिखा है आपके साथ पास में, देखिए उधर 2 sin स्क्वायर और जितना एंगल है उसका हाफ कर दीजिए, तो ch अपॉन 2, ये ch अपॉन 2 हो गया। और ठीक ऐसे h तो ये एज इट इज है, और sin h का फॉर्मूला यही वाला हो जाएगा, एंगल को हाफ करना है, तो ये हो गया आपके पास 2 sin h by 2 और ठीक ऐसे ही cos h by 2। ठीक है, ये इसका वैल्यू आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। और अब आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो 2 से 2 कट रहा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। नाउ लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और sin स्क्वायर ch अपॉन 2 ये एज इट इज है यहाँ पे, और ठीक है ऐसे sin h by 2। और लिमिट में आप देखिए कि ये जो साइन का फैक्टर होता है ना बड़ा बदमाश होता है, बाकी cos वगैरह लिमिट में कुछ प्रॉब्लम करते ही नहीं बेचारे, ठीक है, तो ये cos h by 2 होगा। आप खुद देख लीजिए ना यहाँ पे कि जैसे ही आप h की जगह 0 रखेंगे ना, तो 0 रखने में ये कितना बनेगा, cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ये फैक्टर, तो cos 0 का कोई फैक्टर दुखी नहीं करने वाला फैक्टर है, तो ये बड़ा सीधा साधा और बहुत अच्छा इंसान है। cos 0 1 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब प्रॉब्लम कॉजिंग फैक्टर ये दोनों होंगे, ये बड़े बदमाश कुंडे हैं दोनों के दोनों, तो हम क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा अलग से टैकल करते हैं और इनको थोड़ा लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं वहां से मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ में बोर्ड चाहिए होगा, ये पूरी चीज आपके सामने रहे। हालांकि मैं चाहूँ तो अगली शीट भी ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीजें आपके सामने रहे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सुधारते हैं। हम लोग इसको ऐसे सुधारेंगे, देखिए कि यहाँ लिमिट है टेंडिंग टू 0, ये पहले से चल रहा है। आप f0 याद रखना है ना, f0 हमने पहले निकाल लिया, f0 का वैल्यू 1/2 आएगा, शुरुआत में निकाल दिया, यहाँ लिखा हुआ था ना, मैंने मिटा दिया है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये साइन ch अपॉन 2 है, ठीक है, ये साइन ch अपॉन 2 है, और यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना इस वजह से। ठीक है, ऐसे इनटू में यहाँ अपन इस sin h by 2 को अपॉन में था, तो ये अपॉन में लिख दिया, ठीक है, और इनटू में जो है वो 1 अपॉन cos x by 2 चल रहा है, ये 1 अपॉन cos x by 2 चल ही रहा है, यहाँ पे आप लिख देना इसके साथ में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये चीज यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर ली। आपको बताया ये कोई दुखी करने वाली चीज नहीं, क्योंकि h की जगह 0 रख के अभी बताया मैंने आपको, ये खत्म हो रहा है, तो दिस इज नॉट प्रॉब्लम कॉजिंग फैक्टर, तो ये कोई दुखी नहीं करेगा हमें। दुखी करने वाले बंदे ये दोनों हैं, इनको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे हम इनको ऐसे हटा सकते हैं, अपन एक काम करते हैं कि ch अपॉन 2 है, इसके नीचे ch अपॉन 2 लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ h by 2 है, तो यहाँ h by 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब केवल h by 2 ऐसे तो लगेगा नहीं, हमें कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो अपन एक काम करते हैं, मैं फिर से यहाँ मेरे को स्पेस चाहिए होगा, तो एक काम करता हूँ मैं, रुकिए थोड़ा सा, रुकिए चलिए अगली शीट लेनी पड़ेगी मेरे को, बिना शीट के होगा नहीं, ठीक है, अगली शीट लेनी पड़ेगी। ये आप समझ गए हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ से डबल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ये चीज़ समझ ही गया हूँ ना, मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि उस चीज़ से आगे मेरे को डायरेक्ट यहीं कंटिन्यूएशन मिल जाए। तो देखिए एक बार यहाँ हमने ये चीज़ करी है, तो मैं रेड पेन से जो मैंने लिखी थी, अब उसी चीज़ को मैं फेयरली लिखने जा रहा हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin ch अपॉन 2 और ओवर ch अपॉन 2
और इसका होल स्क्वायर। वो रेड पेन से तो आपको समझाने के हिसाब से लिखा था, अब इसको फेयरली लिख दिया है मैंने। तो साइन h/2 और ओवर सॉरी यहाँ h/2 था केवल, ठीक है, ये केवल h/2 है और ये साइन h/2 है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ रेड पेन से जब लिखा था तो समझाया था कि CH/2 यहाँ अपॉन में लगा है तो स्क्वायर के अंदर लगा है, इट मींस व्हाट कि यहाँ क्या लगेगा c²h²/4। और ठीक ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे कि ये एक h और चल रहा था यहाँ पे, हाँ एक h और चल रहा था, इसको भी यहाँ नोट करना पड़ेगा, ठीक है, ये h भी था भाई यहाँ पे, ठीक है, मैं भूल गया इसको। ठीक है, ऐसे ये h चल रहा था एक और ये अपॉन 2 था ही पहले से और ये भी अपॉन में 2 था, ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ तक कर लिया, ये h है पहले से ही चल रहा था ना, ये h यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने। अब ये c²h²/4 इसके लिए ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये h/2 के लिए अपन ये ऊपर लिखे थे h/2, तो इसका मतलब एक h/2 हमें अपॉन में भी लगाना पड़ेगा और 1/cos h/2, ये इसका कंप्लीट रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये h और ये h स्क्वायर, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, h के सारे फैक्टर खत्म हो गया। और आपको ये फॉर्मूला क्लास 11 से पता है, sin थीटा अपॉन थीटा ये 1 होता है और थीटा अपॉन sin थीटा भी 1 होता है। क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था आपको, वीडियो लेक्चर भी उसका अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो क्या आएगा ये यहाँ पे फाइनल, ये पहला ब्रैकेट तो 1, दूसरा ब्रैकेट भी 1 और ये 2 और 4, तो ये 2 टाइम कट जाएगा इससे, तो c²/2 ये हो गया। और ये cos वाला फैक्टर तो बेचारा बहुत सीधा फैक्टर है, तो ये तो कोई दुखी नहीं कर रहा था, 1 ही हो गया। कुल मिला के ये c²/2 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन आप चीज को समझ गए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देख लीजिए एक बार, तो c²/2 जो है वो इसका लिमिट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो c²/2 इसका RHL आ गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें LHL या RHL में से कोई एक चीज चाहिए होगी और फिर हम बराबर कर देने वाले हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, एक नई शीट ले लेता हूं मैं। चलो क्लियर करना पड़ेगा मेरे को, पीछे वाला क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था, अब आपको पता है कि f0 का वैल्यू RHL या फिर LHL के इक्वल था, ठीक है, और हमने f0 निकाल ही लिया। f0 कितना आया था भाई यहाँ पे 1/2 आया था, और RHL निकाल लिया, वो आया था c²/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब c² = 1, तो c² = 1 इट मींस व्हाट c = ±1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को हमने अभी अटेम्प्ट किया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा c = ±1। एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो समझ में आ जाना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपना वो देखते हैं। ये तो हमारा एक्सरसाइज का एग्जांपल का ये क्वेश्चन था, 5th एग्जांपल, और फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल 6। हाँ ये एग्जांपल 6 तो कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट निपटा लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोलता है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, और बोलता है कि फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है, तो आप बताइए क्या कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, कोई आफत वाली बात नहीं है। हमें क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसमें हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं कि एक तो 4 पर भी कंटिन्यूअस होगा और 6 पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो इक्वेशन को हम बना के रख देते हैं, f4 4 है ये LHL और RHL ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि f6 पे भी जो है वो LHL RHL इक्वल ही होगा, ठीक है, दोनों पे इक्वल चलेगा ये, ठीक है। ये दो चीजें हम पहले ही बना लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको,
फिर आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, अपने आप इजीली अपनी फेयर नोटबुक में सब लोग अटेम्प्ट कर लें, आराम से हो जाएगा। अब F4 निकालते हैं, F4 कितना होगा, चलिए बताइए F4 कितना होगा, सब लोग बता सकते हैं ना F4 कितना होगा। F4 इज व्हाट, x का वैल्यू 4 के इक्वल है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 3, ये तो 3 हो गया। ठीक है, ऐसे LHS निकाल लेते हैं, तो LHS का फार्मूला कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और F4 माइनस h, 4 पे निकालना है तो 4 माइनस h हो जाएगा। 4 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, 4 से कम, 4 माइनस h इज नॉट इक्वल टू 4, और 4 माइनस h का वैल्यू जो होगा वो 4 से कम होगा, और 4 से कम वैल्यू यही है, तो इसका मतलब ये लिमिट भी 3 हो गया। x तो है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट 3 हो गया, तो अभी तक तो कोई फायदा मिला नहीं क्योंकि दोनों इक्वल ही है। ठीक है, इसे RHL निकाल लेते हैं हम, अब के बाद फायदा मिल जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और RHL होता है F4 प्लस h, 4 प्लस h का मतलब कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 प्लस h का मतलब 4 से ज्यादा, और ये 4 से कम था, तो समझदार को इशारा काफी कि ये 4 से फिर ज्यादा होगा, ये 4 से कम है तो ये 4 से ज्यादा हो जाएगा। इसमें तो x है ना, इसमें x यूज कर लेते हैं, a into 4 प्लस h और प्लस में x की जगह 4 प्लस h यूज कर लिया है, अब h की जगह 0 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4a प्लस b। आप देखिए तीनों चीजें आपके पास ये आ गई, तो F4 का वैल्यू 3 और ये वैल्यू आपके पास 4a प्लस b। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों चीजें बराबर ही होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब 3 इज इक्वल्स टू 4a प्लस b। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, और अब आप दूसरी इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए खुद अपनी हेल्प से खुद आप एक दूसरी इक्वेशन a और b में और बनाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेना, तो आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इसको अपने आप करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 में आप जरूर कर लेना 4a प्लस b। एक तो इक्वेशन मैंने आपको बना के बता दी, एक इक्वेशन और आएगी ये वाली। ठीक है, सभी लोग अपने आप बना सकते हैं इस इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन ये आएगी, ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पे बना लेंगे दूसरी इक्वेशन को भी, ये मैंने बना के बता दिया आपको। दोनों को सॉल्व करना, b का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देना, सभी लोग ये भी आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी किसी जमाने में जी एडवांस का इस टाइप का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, आजकल तो कॉमन हो गया है, बोर्ड लेवल पे भी ऐसा क्वेश्चन अपनी किताब में आ गया तो कॉमन हो गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो एक तरीके से लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोलता है फिर से फाइंड द कंडीशन ऑन m, है ना, आपको m पर कंडीशन बतानी है जिससे कि ये फंक्शन जो है वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए ये आपको बात करनी है, m का वैल्यू बताना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो दे रखा है कि 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, आपको m का वैल्यू बताइए। तो फिर से मैं क्वेश्चन का जो हिंट है ना वो यहाँ थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पूरा जो एक होता है ना मूवी में जो कुछ क्लाइमेक्स होता है वो पहले से यदि हमें पता चल जाए तो फिर मूवी का मजा नहीं रहता। तो वही चीज है कि इस क्वेश्चन को मैं, क्वेश्चन तो वैसे कॉन्टिन्यूटी का सबसे अच्छा और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका मैं आपको जो हिंट है या इसका जो क्लाइमेक्स है वो पूरा का पूरा रिवील कर देता हूँ। हमने क्लास 11 में भी ये बात की है, वहां मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ा ध्यान रखना, साइन इन्फिनिटी जो है ना वो मैथ्स में डिफाइन किया जा सकता है प्रोवाइडेड ये कि इसका जो वैल्यू है वो हम ये बताएं कि इसका जो वैल्यू है वो हमेशा -1 to 1 होता है। ठीक है, साइन इन्फिनिटी कैन बी डिफाइंड इन मैथमेटिक्स बाय गिविंग just a simple statement that sin infinity always lies in between -1 to 1। sin infinity को हम रिवेल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। हम बता सकते हैं कि sin infinity जो भी होगा, हमें पता नहीं कितना वैल्यू होगा, लेकिन जो भी आएगा ना वो -1 to 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिंट था। तो चलिए अब इस हिंट को यूज करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में देखना फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो नो डाउट f0 इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपकी नोटबुक में सबसे पहला स्टेटमेंट आंसर में सॉल्यूशन में यही होना चाहिए। ठीक है, सिंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है, f इज कंटीन्यूअस,
तो हम लोग ये बात कर सकते हैं। अब यदि कॉन्टिन्यूअस है तो हम बारी बारी से वैल्यू निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं f0 कितना हो जाएगा बोलिए। f0 तो सभी स्टूडेंट आराम से निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 ही है, तो इसका मतलब f0 0 रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, f0 0 आ गया। अब बात करते हैं हम लोग RHL या LHL की। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है। आसान RHL होता है, तो मैं RHL यहां से निकालने की कोशिश करता हूं। फॉर्मूला मेरे को पता ही है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। चलिए अब देखते हैं कितना होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब 0 नहीं। फिर से मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, व्हाट इज 0 प्लस h? तो 0 प्लस h इज नॉट 0। कुछ और अच्छा आंसर पूछे आपसे कि और अच्छा बताओ, तो 0 प्लस h इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। तो 0 प्लस h ये दे रखा है, तो 0 प्लस h तो भाई 0 के बराबर होता नहीं है, और 0 के बराबर नहीं होता है तो क्वेश्चन ये बोलता है आप ये वाला यूज करो। इसमें x की जगह 0 प्लस h यूज कर लेते हैं, h टू द पावर n, और ये हो जाएगा sin 1 ओवर h। ठीक है, अब h यदि 0 की ओर है, तो h 0 की ओर है, तो अपन एक काम करते हैं कि इसमें बना के देखते हैं कि h इक्वल्स टू 0 बनने पर इस क्वेश्चन के साथ होता क्या है। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 0 रख के देख लेते हैं हम लोग। ये रफ का काम है ना, जो मैं ब्लू से कर रहा हूं वो रफली मैं चेक करूंगा कि h इक्वल्स टू 0 रखने पर यहाँ कौन सी रामायण हो रही है। तो h इक्वल्स टू 0 रखा तो 0 टू द पावर m, और ये हो जाएगा साइन और इंफिनिटी। ठीक है, ये ऐसा होगा। बहुत मैंने अच्छे से पूरा पोस्टमार्टम करके आपको समझा दिया। बुक में ये सारी चीजें लिखी भी नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन को समझना होगा, कभी ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए इसको। आपको h इक्वल्स टू 0 उसमें रख देना है और पता करना है कि एक्चुअल में उस लिमिट के साथ वो क्या है, क्या वहां रामायण हो रही है। तो हमने एक काम किया कि h इक्वल्स टू 0 जो है वो वहां रख दिया, तो साइन इंफिनिटी यहां होगा। ठीक है, तो यहाँ तो रामायण क्या पूरी महाभारत ही हो रही है। 0 पावर m है और साइन इंफिनिटी बहुत गंदा सा बन गया। तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, और 0 टू द पावर m को तो ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, और आप याद करोगे कि यार अनिरुद्ध सर ने बताया था साइन इंफिनिटी जो होता है ना वो -1 to 1 होता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख देंगे। ये पूरा आपके दिमाग का जो है वो प्रोसेस है, इसको लिखना नहीं है, समझने के हिसाब से सारी चीज। तो सोचोगे कि भाई अनिरुद्ध सर ने बताया था साइन इंफिनिटी जो है वो -1 to 1 लिख दो आप, तो ठीक है लिख दिया हमने। अब सोचो कि अब यहाँ क्या हो सकता है। तो एक छोटा बच्चा ही बता दे कि भाई यदि ये नंबर जो है वो एक निश्चित संख्या आएगी तो ये 0 का ऊपर रहना जरूरी है। ठीक है ना, बाई चांस ये 0 नीचे चला गया तो -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर और उसके अपॉन में 0 आती है उसको इंफिनिटी कर देगा, क्योंकि ये तो हम 9वीं 10वीं से जानते हैं ना, कोई निश्चित संख्या अपॉन में 0 ये हमेशा इंफिनिटी होता है। ये कोई भी निश्चित नंबर है, फाइनाइट नंबर है, उसके अपॉन में 0 कभी भी मैथ्स में कहीं आएगा तो हमेशा वो इंफिनिटी हो जाएगा। तो या तो 1 है या 3/0 होगा, ये भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मैथ्स में इंफिनिटी होती है। तो ये हमें 9th 10th क्लास से पता है, तो हमें ये चीज तो अच्छे से पता है कि यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। लेकिन गड़बड़ मिटाई कब जा सकती है, जब ये 0 जो है वो ऊपर रहे। और ये 0 ऊपर रखने के लिए क्या काम होगा फिर यहाँ पे कि बाई चांस m जो है ना ये पॉजिटिव रहा तो ये 0 ऊपर ही रहेगा, और बाई चांस m नेगेटिव रहा, बाई चांस ऐसे एग्जांपल के लिए 0 टू द पावर -2 हो गया, तो माइनस का फिर रूल ये है पावर का कि आप इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए फिर अपॉन में लाओगे, और जैसे ही इसको अपॉन में लाओगे ना तो फिर ये 1/0 क्या बन जाएगा, इनफिनिटी बन जाएगा। इट मींस व्हाट, पूरा खेल जो है ना वो इसका है। ठीक है, ये बाई चांस यदि नेगेटिव हो गया, पावर m नेगेटिव हो गया, तो उस पावर को नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए हमें उसको अपॉन में लाना पड़ेगा, और अपॉन में लाते ही फिर वो इंफिनिटी हो जाएगा। इट मींस यदि इसको कॉन्टिन्यूअस रखना है तो RHL भी कितना आना चाहिए, 0, और RHL 0 तभी आएगा जब ये 0 है ना नीचे नहीं भाग जाए। इसको हमें बहुत अच्छे से, बहुत इसकी खातिरदारी करनी है, बहुत अच्छे से इसको रखना है ताकि ये ऊपर ही रहे, और ऊपर तो तभी रहेगा जब m ग्रेटर देन 0 रहे। ठीक है, मतलब इसकी जो घात है ना 0 की पावर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब ये इनटू में रहेगा, और इनटू में रहेगा तो ये हमेशा इससे गुणा होके मल्टीप्लाई होके 0 ही बना लेगा, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब m लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा।
ठीक है, इसमें तो बिल्कुल क्रॉस लग जाएगा क्योंकि लेस देन 0 होती है इसकी पावर ये है नेगेटिव, और पावर नेगेटिव होती है फिर उसको अपॉन में आना पड़ेगा, अपॉन में होते ही गड़बड़ सारा। तो m इक्वल्स ग्रेटर देन 0 तो आ गया, ठीक है। वो पूछते हैं फाइंड द कंडीशन ऑफ m, तो हमारी ये कंडीशन एक तो आ गई, ठीक है, वो कट गई। अब बात करते हैं m इक्वल्स टू 0 पे क्या दुख हो रहा है इसको, ठीक है। m इक्वल्स टू 0 पे ये दुखी हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वापस अपने इसी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ब्लैक पे या वापस इसी पे, ठीक है। तो देखिए m इक्वल्स टू 0 पे इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। m इक्वल्स टू 0 पे ये कितना हो जाएगा, वापस यहां से यहां देखिए लिमिट और h 0 की ओर, जैसे ही आप m की जगह 0 रखोगे ना, m की जगह 0 रखते ही क्या होगा, ये m की जगह 0 रखते ही ये टर्म ही खत्म हो गया, क्योंकि m की जगह 0 रखते ही किसी भी नंबर के पावर में यदि 0 होता है तो वो हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मींस व्हाट कि ये फंक्शन खत्म हो गया और sin 1/h रह गया, और वापस से आप यदि h की जगह 0 रखते हो तो ये तो फिर से sin इंफिनिटी, वही मैथ्स आप फिर सोचोगे कि अनिरुद्ध सर ने क्या बताया था, तो आप ये सोचोगे कि ये तो sin इंफिनिटी बन गया, और sin इंफिनिटी कितना होता है -1 to 1 तक होगा, और -1 to 1 तक होगा तो इसका मतलब क्या हो गया फिर से कि भाई ये तो फिक्स नंबर ही नहीं रहा। -1 से 1 के बीच में कोई एक निश्चित नंबर थोड़ी है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नो फिक्स वैल्यू, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, और फिक्स वैल्यू नहीं आएगा तो हमें तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमने तो पहले ही देख लिया है कि भाई फंक्शन को कंटीन्यूअस रहना है तो सबको f 0 के बराबर होना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने m 0 लिया ना तो ये फंक्शन तो फिर -1 to 1 होने लग गया, तो इसका मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, और जैसे ही फिक्स वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं रहेगा। तो क्या m 0 पॉसिबल है, m 0 भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी केस पॉसिबल नहीं है, केवल एक केस पॉसिबल होगा, m is strictly greater than 0 या m greater than 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से दोबारा समझिए पूरे वीडियो सेशन को, बहुत अच्छा सेशन आज का, और पूरी जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगी। अगले वीडियो सेशन में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, जो लोग इन लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, मुझे पता है काफी लोग नहीं इसको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो देखिए अल्टीमेटली हम अभी कुछ नहीं कर सकते, केवल इन वीडियोस के माध्यम से आपको सजेस्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं देखने के लिए, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप खुद अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज इन लेक्चर्स को देखिए, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज जो है, पहली एक्सरसाइज हमारी, वो पहली एक्सरसाइज आप इस कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन इनको एक एक क्वेश्चन को निकाल लीजिए ताकि बाद का काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 जो है ना वो आप शुरू कर दीजिए। 6.1 आज का आपका होमवर्क है, इसका आप शुरू कर दीजिए। आपका जो है वो टोटल आपके पास 7 दिन है अभी से, हाँ 7 डेज यू आर हैविंग। 7 डेज में आपको ये 6.1 एक्सरसाइज का जो है वो एक एक क्वेश्चन निकालने हैं। जो मेहनत करेगा उसको देखो फल जरूर अच्छा मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें मेरे लिए यहाँ पे दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन है, तो कुछ के पार्ट वगैरह है, तो टोटल 8-10 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। इसको पहले ही निपटा दो, ठीक है। हमारा आज तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर में आप अच्छी बात देखिए इस कोर्स की, तीसरे लेक्चर में हम एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, और अगला हमारा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी है, अवकलनीयता है। तो बहुत जल्दी इसको फिनिश करना है ताकि एक बार हम सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं, पूरी मैथ्स का एक आउटलाइन मिल जाए कि मैथ्स एक्चुअल में 12th में क्या है क्या नहीं है। तो एक बार ये चीजें कर लोगे ना, तो जब हमारी क्लासेस शुरू होगी ना तो चुटकियों में ये क्वेश्चन आप कर दोगे, बहुत बेनिफिट इन चीजों का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो सेशन में, अगले वीडियो क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी हमारे दोनों चैनल्स को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ऑर्डिनेट के इन दोनों चैनल्स को पहुंचाइए, ठीक है। सभी लोगों को, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा देखो सबका जो है वो एक मोटिवेशन और उस टाइप से कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।